करने वाले हैं एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। हम इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, बीच में मत छोड़ के जाएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर इसकी डेट तो क्लोज हो चुकी है, पर अगर आपको आगे लिस्टिंग के बाद अगर इसमें पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं कंपनी के, वो हम पूरा डिटेल में स्टडी करें। इसका क्या स्कोप है, क्या गोल्स हैं, वो सब हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सबसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इसको कितना अमाउंट रेस करना है, इसकी डेट क्या थी और इसके गोल्स क्या क्या है, और ये उस जो पैसा मिलेगा उससे क्या यूटिलाइजेशन करेगा ये। तो इसको रेस करना है 2780 CR। ठीक है, अब इसकी डेट थी 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त, जो कि क्लोज हो चुकी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी आईपीओ जो है सबको अलॉट होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में आपको मिल जाता है। जो ज्यादा लॉट्स लगाते हैं मैक्सिमम उसको अलॉट हो जाता है। नहीं तो बहुत ही कम चांस होता है वैसे तो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतने शेयर्स इशू नहीं करना है, इतना अमाउंट रेज नहीं करना है। 2780 करोड़ से शेयर रेज करना है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो टेंशन लेने वाली तो कोई बात नहीं है। जब लिस्टिंग होगा तो अगर आप कंपनी में स्कोप दिखता है आपको, तो आईपीओ में अलॉट हो नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जितना प्रीमियम पे पैसा लिस्ट, मतलब जितनी प्रीमियम पे आईपीओ लिस्ट होता है, आप उतनी प्रीमियम पे उसको खरीद सकते हो। अगर आगे स्कोप है कंपनी में, तो 100% आपका पैसा कमा के ही देगा स्टॉक। तो सबसे पहले डेट आ गई, इसकी अमाउंट आ गया। अब देखते हैं इसके गोल्स क्या कहते हैं। गोल्स की नहीं, पर्पस क्या था इसका अमाउंट का इश्यू करने का। अमाउंट जो इसने रेज करा वो किस लिए यूटिलाइजेशन करेगा। तो इसका जो फ्यूचरिस्टिक गोल है, एक तो उसमें जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर है वो बेनिफिट, वो एक्सपेंडिचर में जाएगा पैसा, और जो लिस्टिंग बेनिफिट जो मिलेंगे, इसलिए उसने जो है लिस्ट कराया अपने आप को आईपीओ में बेसिस पे। अपन अब कुछ की एस्पेक्ट्स देखते हैं इसमें। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रख रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब की एस्पेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, कंपनी का सबसे पहली बात जाननी चाहिए, कंपनी की फाउंड कब हुई थी, कंपनी का मेन फोकस क्या है, कंपनी की कितनी ब्रांचेस होती है, कंपनी के कस्टमर कौन कौन है, और कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है। तो हम देखते हैं। तो कंपनी जो है वो 2009 में लिस्ट हुई थी, फाउंड हुई थी। अब इसका जो मेनली स्कोप है वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और रिटेल फोकस है इसका। मतलब रिटेल कस्टमर्स को देती है, ज्यादा बड़े बड़े कस्टमर्स को, मतलब ह्यूज लॉट्स में जो है लोन्स अलॉट नहीं करती है, रिटेल फोकसिंग पे ज्यादा फोकस करती है। और इसके जो मेन कस्टमर्स है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे है। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी फाइनेंस कंपनीज होती है, लोअर क्लास को तो पैसा देती ही नहीं है। जितने भी लोन्स इशू करती है वो सब मिडिल क्लास से ऊपर ही करती है, अपर मिडिल क्लास को देती है, लोअर मिडिल क्लास को इशू नहीं करती है। अगर वो इशू करती है तो फिर उसको कोलेटरल चाहिए होता है। तो इसका जो है उसको कोलेटरल चाहिए, पर इशू कर देती है इतने, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इतनी जो है दिक्कतें आती नहीं है इस कंपनी में, इसका ये मानना है। तो इसकी जो ब्रांचेस है 180 ब्रांचेस है। अब ये जो कस्टमर्स है, 99% जो कस्टमर्स है वो मिडिल और लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम जो है 50,000 से लेस है। पर ये एक आगे फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि रिकवर करने में दिक्कत हो सकती है। अभी सर्विसेज क्या क्या देता है, एक तो ये बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है, अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी हो तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, एक्सटेंशन करना हो, रिकंस्ट्रक्शन करना हो, अपने घर को इम्प्रूव कराना हो, तो उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिलता है। अब प्रॉपर्टी आपके पास, तो प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जैसे होता है, वो प्रॉपर्टी का अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लोन भी मिलता है। और इसकी और भी कुछ सर्विसेज है, जैसे अंडरराइटिंग प्रोवाइड करता है, असेसमेंट ऑफ कोलेटरल प्रोवाइड करता है, क्रेडिट असेसमेंट है, कलेक्शन करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो वाइडर स्कोप है इसके पास। जो अच्छी बात है एक तरीके से। अब जितनी भी इसकी आसपास की जैसे पीयर कंपनीज होती है, डीएचएफएल हो गई, और भी हाउसिंग फाइनेंस, इंडियाबुल फाइनेंस कंपनी हो गई, जितनी भी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग और उसका डेटा और इसका डेटा कंपेयर करें, तो इसका जो रिकॉर्ड है वो क्रिसिल के हिसाब से रिटर्न ऑन एसेट पे 6.3% है, जो कि बहुत अच्छा है। अब इनकम रेशियो कंपेयर करते हैं पीयर कंपनीज का, जो कि इसके साथ की कंपनीज है जिससे इसको कंपेयर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है इनकम रेशियो बहुत अच्छा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जिसको बोलते हैं अपन, वो 26.4% है, और इसका रिटर्न ऑन एसेट 6.3% है। और इसकी जो असेट्स थी दिसंबर 20 तक का, जो है $37.91 बिलियन है, और इसने जो है लोन सेल किया है 4,000 करोड़ का एज ऑफ दिसंबर 2020 डेटा। ओके। अब इसने जो है 3 बार अपनी फंडिंग रेस कर चुका है, ये $193.7 मिलियन की, जो कि हाईएस्ट है। बोथ दिस फिगर्स वर द हाईएस्ट अमंग इट्स पीयर्स। ये लाइन पढ़िए आप, ये देखिए, दिस फिगर्स वर द हाईएस्ट अमंग इट्स पीयर्स। पीयर्स मतलब जो होती है आसपास की जो कंपैरेबल कंपनीज होती है, जैसे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, डीएचएफएल हो गई, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई,
वैसे जो इसके एस्पेक्ट्स में आती है उससे कंपेयर किया जाता है, उसको पीयर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, पीयर्स। दिस कंपनी इज रेज्ड टोटल ऑफ $193.7 million ओवर 3 फंडिंग राउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कंपनीज AUM has grown at a CAGR of 34.5% as of December 2020। अब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, अब जितनी एसेट इसने दे रखी है, उसने ले रखी है, उसको मैनेजमेंट कैसे करा, उसके ऊपर इतने CAGR कितना दिया, कंपाउंड रिटर्न होता है ये, CAGR 34.5% दिया है। और इसकी जो टोटल होम लोन्स दे एज ऑफ December 20 का डेटा है अपने पास, लेटेस्ट डेटा तो वही होता है December 20 का। तो होम लोन्स में जितने भी अकाउंट हुआ है उसमें एसेट मैनेजमेंट था 51%। और जितने भी इसके कस्टमर्स है उसमें जो इसको प्रीमियम देनी पड़ती है, जैसे लोन का अमाउंट जो चुकाता है, जो अगर जैसे अपन लोन दे रहे सामने वाले को, तो जो चुकाएगा वो जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है मोस्टली। 73% ऑफ द बोरोवर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 66% ऑफ द बोरोवर्स आर पार्टली एम्प्लॉयड एज ऑफ द लो इनकम ग्रुप। ओके, नाउ अभी जैसे कोविड पैंडेमिक आ गया था, कोविड के चलते चलते इसका जो GNPA था और NNPA था वो बहुत स्टेबल था, 0.6% और 0.5% था फाइनेंशियल 2021 में, जो कि एसेट क्वालिटी के हिसाब से काफी स्टेबल था। ओके, अब हम चार्ट देखते हैं इसका कुछ ईयर्स का, जो ये राइज कर बता रहा है आपको, जैसे मार्च 19 और मार्च 20 और मार्च 21 का 3 साल का जो है अपन कंपेयर करते हैं। पहला साल मार्च 19 में इसका तो 1000 के आसपास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था। ठीक है, 1000 मिलियन में, फिर जो कि हर साल 1000 मिलियन से जो है इंक्रीज ही हुआ है। अभी पैंडेमिक के इसमें 1000 से इंक्रीज नहीं हुआ, पर लेकिन आप मार्च 19 का डेटा और मार्च 20 का डेटा देखोगे तो सीधा 1000 का रेज है। और मार्च 20 और मार्च 21 में 1000 का तो नहीं है, पर काफी हद तक 800 के आसपास तक का जो है रेज है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा 1000 रुपीज का जो है आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम। इससे पता चलता है IPO कितने प्रीमियम पे जो है लिस्ट होने वाला है। अब पहले समझ लेते हैं ग्रे मार्केट क्या होता है। ग्रे मार्केट के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, जो कि आपको 2-3 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी वीडियो की लिंक में मैं लिंक डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है इंसर्ट कर दूंगा। तो ये ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ग्रे मार्केट क्या होता है। अब ग्रे मार्केट जो है वो एक अनऑफिशियल मार्केट है, जो कि लीगली तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, अब सेबी के अंडर में नहीं आता है। वो एक कोई भी छोटी मोटी कंपनी जो है चला सकती है, वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर चलता है। सीधा सी बात है, जैसे मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं इस कंपनी के, जैसे ESOP में इश्यू कर दिए, कंपनी के एम्प्लॉयज को इश्यू कर दिया, वो कंपनी के एम्प्लॉयज IPO को लिस्ट होने से पहले बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें सप्लाई डिमांड क्रिएट हो जाएगी। और वैसे वो दूसरों को और बताया, तो अगर जो ये ट्रेडिंग करता है वो अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है एक तरीके से। वो वाली टर्म नहीं बोल रहा हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग अलग चीज होती है एक, और एक नॉर्मल टर्म बोल रहा हूँ, मतलब अंदर के जो ट्रेड होती रहती है कंपनी के अंदर अंदर, उसको अपन बोल सकते हैं ग्रे मार्केट। एक तो 3 टाइप के मार्केट होते हैं, एक व्हाइट मार्केट, ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट। व्हाइट मार्केट जो अपना शेयर मार्केट होता है, जो तो पूरा व्हाइट में पैसा चलता है। और एक ब्लैक मार्केट होता है डब्बा कमोडिटी, जिसको अपन बोलते हैं डब्बा मार्केट, सट्टा बाजार एक तरीके से, वो ब्लैक मार्केट हो जाता है। और एक ग्रे मार्केट जो है अनऑफिशियल है, पर उसको पूरा सट्टा बाजार नहीं बोल सकते हैं, पर लेकिन इसमें जो अधिकतर लोग जो पैसा लगाते हैं वो ब्लैक मनी होता है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट करने में लगाते हैं पैसा ग्रे मार्केट में। एक तरीके से सप्लाई डिमांड पे चलता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक IPO लिस्ट होने वाला है, जैसे इसी IPO का नाम ले लेते हैं, एप्टेस जो है IPO लिस्ट होने वाला है। अब जिसके पास इसके शेयर्स पड़े, जैसे इस कंपनी के पास इसके शेयर्स पड़े, तो ये कंपनी जो है अंदर एम्प्लॉयज को दे सकती है शेयर्स। अब जैसे एम्प्लॉयज में डिमांड आ जाती है कि हमको और चाहिए शेयर्स, तो वो जैसे उसने 80 में अलॉट करे, 80 में 100 शेयर उसको दे दिए, तो 100 और आ गए, तो उसने 90 प्राइस रेस कर दिया, 90 हो गया। अब वैसे जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ते जाए, जैसे 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 डिमांड बढ़ती जाएगी, 100 और आ गए, 100 और आ गए, ऐसे 100 कर दिया उसने प्राइस, फिर 110 कर दिया, 120 कर दिया, ऐसे जो है प्रीमियम इंक्रीज होती चली जाएगी। अब जैसे जैसे प्रीमियम इंक्रीज होती चली जाएगी, जब वो IPO की डेट पास में आ जाएगी, जब लिस्टिंग की, जैसे 15 अगस्त का 16 अगस्त को जो है IPO लिस्ट होने वाला होगा, तो उस पर जो अगर प्रीमियम ग्रे मार्केट में अच्छे खासे दिखाता है, तो अच्छे खासे परसेंट पर लिस्ट होता है। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का। हैप्पीएस्ट माइंड जो था वो ग्रे मार्केट में बहुत अच्छे प्रीमियम पे चल रहा था, काफी अच्छी प्रीमियम थी, 25%, 30% और अच्छा ऊपर ही चल रहा था, ये तो अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, और ज्यादा चल रहा था, इसीलिए वो 100% प्रीमियम पे जो है लिस्ट हुआ।
100% रिटर्न उसने लिस्टिंग के दिन ही दिखा दिया। और अभी वो तो शेयर इतना अच्छा चला गया कि 1500 तक पहुंच गया 9 मंथ्स के अंदर ही। 367 पे लिस्ट हुआ था और 1500 तक टच कर दिया उसने। बहुत अच्छी कंपनी थी वो तो। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक जोमेटो का। अब जोमेटो में सबको उम्मीद थी कि अच्छा जाएगा, आईपीओ बहुत अच्छा है, जोमेटो तो बहुत अच्छी कंपनी है, फूड डिलीवरी सर्विस दे रही है, तो इसका तो आईपीओ अच्छे जाना चाहिए, अच्छे खासे रिटर्न पे लिस्ट होना चाहिए, प्रीमियम पे 1500 50%, जैसे 50% पे लिस्ट हुआ, पर लोगों को एक्सपेक्टेशन थी 100%, 150% प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है, इसका तो मतलब बहुत ज्यादा क्रेज है सबको जोमेटो का आईपीओ कैसा होगा। पर लेकिन क्या हुआ, 50% 53% प्रीमियम पे लिस्ट होकर रह गया। क्यों? क्योंकि ग्रे मार्केट में क्या हुआ था कि इसकी जो प्रीमियम थी वो 20% 25% तक चल रही थी, फिर अचानक जब लिस्टिंग डेट पास आई तो प्रीमियम गिरने लग गई, 25% या 10% 5% पे आ गई, इसलिए 50% से ज्यादा लिस्ट हो ही नहीं पाया। सारा जो खेल था वो ग्रे मार्केट में प्रीमियम में हो गया था। लिस्टिंग से पहले ही शेयर की ट्रेडिंग चालू हो जाती है और सप्लाई और डिमांड जो है उसमें पता लग जाता है। जितनी ज्यादा सप्लाई और डिमांड होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा रेट बढ़ता जाएगा, और सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी और डिमांड भी रहेगी तो फिर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा ना। और सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा, और डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा रहेगी तो रेट गिर जाएगा और प्रीमियम डाउन हो जाएगी। सीधी सी बात है, सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब जो अपन एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो ग्रे मार्केट में है वो 0% है, तो अपन इसकी एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट होने वाला है, तो लगता तो नहीं है 10-15% प्रीमियम पे हो सकता है। अब बाकी तो प्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, देख सकते हैं अपन आगे। और अगर मैं आपको बताऊं इसके प्रमोटर्स और रजिस्ट्रार्स क्या क्या कौन कौन है, तो इसके प्रमोटर्स जो है वो एम आनंदन है और पद्मा आनंदन है, और जो वेस्टिज और वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड है और एलएलसी है। ये जो है 4 प्रमोटर्स है। अब इन्होंने किसको किसको अपॉइंट करा रजिस्ट्रार के रूप में? सिटी ग्रुप को अपॉइंट करा है जो ग्लोबल मार्केट में है, प्राइवेट लिमिटेड एडलवेज फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड है, आईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड है, कैफिन टेक है, जो है अपॉइंटेड एज रजिस्टर ऑफ द इशू है। ये सर्विसेज के लिए अपॉइंट करा हुआ है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।